हाँ बेटे, गुड आफ्टरनून। चलो, मैं पिछली क्लासेस में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो हमारा डिस्कशन था वो हम लोगों ने मैक्सवेल की इक्वेशन से स्टार्ट किया था। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करने के लिए कितनी इक्वेशंस की हेल्प ली थी? 4 इक्वेशन की हेल्प ली थी। कौन कौन सी 4 इक्वेशन थी वो? सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरा, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। थर्ड थर्ड तुम्हारा था फेराडेज लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी एल विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चौथा तुम्हारे पास था एम्पियर्स लॉ, पर उसको उसने मॉडिफाई किया था। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म उसने इंट्रोड्यूस करके एम्पियर्स के लॉ को मॉडिफाई किया था। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, याद है? आई सी कंडक्शन करंट, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट एक क्वांटिटी थी जिसका डायमेंशन करंट के डायमेंशन से मैच कर रहा था, और वो क्या कर रहा था? स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से, सॉरी, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करवा रहा था। तो ये डिस्कशन हम लोग इतना पास्ट में कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो उसने स्टडी की थी मैक्सवेल ने, जो भी उसने रिजल्ट्स उसने रियलाइज किए थे, लोगों को बताए थे, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज वाली पढ़ाई में जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज सारी जो उसने स्टडी करी, निकाली, कहाँ से निकाली? तो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस होती हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी, उन्हीं को यूज करके। हाँ माधव, जस्ट अभी स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो वो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस होती हैं, उन्हीं 4 इक्वेशंस को वो यूज कर करके जिन रिजल्ट्स के ऊपर पहुंचा था, वो सारे रिजल्ट्स हम लोग आज यहाँ वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले जो हमारे डिस्कशन आता है एनसीईआरटी के अंदर, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स की पहली क्लास थी, सबसे पहली इलेक्ट्रिक चार्ज वाली क्लास। ठीक है ना? स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेंगे? मूविंग चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? एन एक्सेलरेटेड चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद आ रहा है? तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सोर्सेस क्या होने वाली हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करने वाला है? तो इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहला डिस्कशन यहीं पे आ रहा है हमारा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, neither stationary charges nor charges in uniform motion can be sources of electromagnetic waves. The former, that is stationary charge, produce only electrostatic field, while the later, that is charges moving with uniform velocity, produces magnetic field. ठीक है, it is an important result by Maxwell theory. मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी उसके थ्रू उसने वो निकाला था। कैसे निकाला था उतना सब हमारे डिटेल में हमारे डिस्कशन में नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आगे एग्जांपल से कुछ हिंट कर दूंगा तुम्हें। दैट द एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? तुम्हारी जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होंगे, चार्जेस जो एक्सेलरेट हो रहे होंगे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी में छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, मैं वो एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना? तो ऑन रफली बेसिस, कंसिडर चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी। ये लोग एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं जो ऑक्सीलेट कर रहा है, मान लो एसएचएम कर रहा है, कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन ऑब्वियसली टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जब आ रहा होगा तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो एक इंस्टेंट के लिए उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्रॉस करके फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर से उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगने लग जाएंगी जो उसको इक्विलिब्रियम पे वापस लाना चाहेंगे। तो लेट अस कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल undergoing oscillatory motion. ठीक है, दैट इज द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग चार्ज। चलो, this produces an oscillating electric field in space which produces oscillating magnetic field. सोच रहे हो तुम्हारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी स्पेस में वेरी करेगा। देखो, इमेजिन करने की कोशिश करो, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू। ठीक है ना? वो ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए के बीच में। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, देखो ये पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्यू चार्ज पी पॉइंट से दूर है।
ठीक है, जैसे जैसे क्यू चार्ज मूव करते करते प्लस ए पे आएगा, पी पॉइंट के पास आ जाएगा। जैसे जैसे क्यू चार्ज ऑक्सीलेट करते हुए प्लस ए पे पहुंचेगा, पी पॉइंट के वो पास आ गया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फिर जब ये चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट होते हुए वापस से मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर से पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। माइनस ए तक डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। फिर वापस से जब ये माइनस ए से प्लस ए पे आएगा, फिर से ये पी पॉइंट के पास आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीलेशन के समय, ऑक्सीलेट होने की वजह से स्पेस में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। और ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये भी वेरिंग होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन प्रोड्यूस क्या कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फर्दर क्या प्रोड्यूस कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी और आगे प्रोपोगेट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दिस प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस which produces an oscillating magnetic field which in turn is a source of oscillating electric field and so on। देखो ये बता रहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, एंड सो ऑन। ठीक है ना, दीज ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दस रीजनरेट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रिएट करती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। So to speak, as the wave propagates through the space, the frequency of electromagnetic waves naturally equals the frequency of oscillation of charge। ये चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा होगा, उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसी फ्रीक्वेंसी की होगी। तो हम लोग वेव्स के अंदर ही पढ़ते थे, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। कोई भी तुम्हारे पास वेव है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम प्रोपोगेट कर रही है, और मीडियम चेंज होने से वेव की फ्रीक्वेंसी पे कभी फर्क नहीं पड़ता था, याद है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ वेव। ठीक है ना, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, ये उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। और फिर से द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग वेव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स। तो भी तुम्हारा सोर्स है, चार्ज पार्टिकल है, इसके ऑक्सीलेशन से जो इसकी एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में खैर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और तुम्हें अभी सारे डिस्कशन में मैंने क्या रियलाइज कराया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, वेरिंग। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती चली जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे प्रोपोगेट करती चली जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, charge particle moving with some acceleration is going to produce electromagnetic field, electromagnetic wave, sorry। क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज पूरी क्लास में, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, उनके प्रोडक्शन का, उनके सोर्स का हमने ओरिजिन देख लिया। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे एनसीईआरटी में 3-4 पेज का डिस्कशन है। तुम वो डिस्कशन लाइन टू लाइन रीड कर लेना। मैं उसी डिस्कशन में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते आते हैं, मैं उनको पॉइंट्स को नंबरिंग करके तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबरिंग करते हुए डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एनसीईआरटी में आता है, हमारी स्कूल की बुक्स में आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है ना। ये सारे जो पॉइंट्स मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ तो अपने कॉपी में नोट करते चले जाना। ठीक है ना। एग्जाम जब सर पे आएगा तो कोई एनसीईआरटी की पूरी कहानी पढ़ने बैठे इतना टाइम नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे पास एक कॉपी में नोट हुई पड़ी होंगी, फटाफट रिवाइज करेंगे, काम खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in an electromagnetic waves are perpendicular to each other and the direction of propagation, ठीक है ना, and their direction of propagation of wave is given by E cross B। ठीक है ना। E और B डार्क में लिख के दिखा रखा है, मतलब E वेक्टर है और B वेक्टर है। तो E क्रॉस B will give the direction of propagation of electromagnetic wave। ठीक है ना। चलो मैं भी थोड़ी देर में इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस पॉइंट के ऊपर E क्रॉस B डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उसको एनसीईआरटी से इन्होंने कैसे समझाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में समझाया हुआ है। टू एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे कंसिडर द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। याद है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जब तुम्हें मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने तुम्हारे सामने एक सर्किट लिया था जिसमें एक कैपेसिटर था, बैटरी थी, रजिस्टर था, हमने जाके स्विच क्लोज कर दिया था। ठीक है। और स्विच क्लोज करने पे क्या हुआ था? स्विच क्लोज करने पे क्या हुआ था? कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया था, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था, कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट होना चालू हो गया था। ठीक है ना। जब कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट होता जा रहा था तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जा रही थी? इंक्रीज। तो करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होने की वजह से प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। काम की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही थी। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने कंसिडर किया था, और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस की थी। तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? क्लोज लूप बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। याद है? तो हमने कहा था कि जैसे कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी प्लेट के लेफ्ट में, वैसे ही प्लेट्स के बीच में भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। बट उसका कॉज होगा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। प्लेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी क्लोज लूप बनाते हुए, उसका कॉज क्या था? कंडक्शन करंट। प्लेट्स के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी क्लोज लूप बनाते हुए, और उसका कॉज क्या था? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन को हमने कवर किया था डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर। ठीक है ना। खैर अभी काम की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम डायरेक्शन देखो। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही थी इन प्लेट्स के बीच में? ऐसे क्लोज लूप्स। तो नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट की तरफ प्लेन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। काम की बात, तुम देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रियलाइज करा रहे हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी तो ये हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। देखो तुम्हें मैंने पास्ट में रियलाइज भी कराया हुआ, जैसे हम लोग एक सिलेंड्रिकल रीजन लेते थे फेराडेज लॉ के अंदर, याद है? सिलेंड्रिकल रीजन लेते थे, सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी कराते थे। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसको इंक्रीज होने से रोको। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इनटू द पेज फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स लाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट। चार्जेस को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए, करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराने के लिए यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। तो नोटिस करो डिस्कशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनटू द पेज। और वेरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो है पेपर के प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी? पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है? पेपर के प्लेन में। कैसी हो गई? एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
आया, समझ में आया सबको? तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। दोनों केसेस में तुम देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती चली जा रही है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती जा रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे प्रोपोगेट होती जा रही है। तो इस सारी कहानी को मैंने यहाँ पे ब्रीफली तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट कर लिया सबने? तो चलो ध्यान दो, ये डायग्राम बना के जो मैं तुम्हें छोटा सा पॉइंट बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय ई क्रॉस बी। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी के अंदर फिर से उनके थ्योरी के अंदर ये एग्जांपल दे रखा है समझाने के लिए। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्रॉ करके दिखा रखा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। तुम देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तुम्हारी जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से, ध्यान दो कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे, कौन से प्लेन में, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखा रखी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके अलोंग है तुम्हारा, कभी एक्स एक्सिस, कहीं पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वाई एक्सिस के अलोंग, कभी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, कहीं पे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिंग है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, चलो ध्यान से देखो ई क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल याद है सबको? ई क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ई से बी की तरफ रोटेट करो। चलो ध्यान से देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ, तो थंब किसके अलोंग पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आता है? या फिर चलो इस टाइम पे देखो, इस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पे इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्या हो गया? प्लस जे कैप। तो तुम्हारी ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन दैट इज आई क्रॉस जे का डायरेक्शन, आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा? के। तो वेलोसिटी किसके अलोंग आ गई? जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरी कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी है वाई एक्सिस के अलोंग, और वेव हमारी प्रोपोगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में। ठीक है ना, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? चलो इस डायग्राम पे दिमाग लगाते जाओ और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लोग इक्वेशन लिखते हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हम लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा था, कहानी याद है क्या उसकी? ठीक है ना, कोई भी वेव का फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है ना, या फिर इसको हम लग सकते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ वी टी माइनस एक्स। काम के बाद कोई भी तुम वेव, प्रोपोगेटिंग वेव का एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसमें टाइम भी आता है, उसमें पोजीशन भी आती है। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने पढ़ा था जैसे वेव के फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा है तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। यहीं पे वेव फंक्शन होता है टी माइनस वाई बाई वी, तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस।
ऐसे ही फंक्शन के अंदर आता t माइनस जेड बाई वी, तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेव फंक्शन के अंदर टाइम के साथ क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने मैकेनिकल वेव में 11th क्लास में डिस्कस किया था, वेव के फंक्शन में टाइम का और पोजीशन का कोफिशिएंट चेक करो। टाइम के और पोजीशन के कोफिशिएंट अगर सेम साइन के हैं तो वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, और टाइम और पोजीशन के कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के हैं तो वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। याद है, ध्यान से देखो, टाइम और पोजीशन, तुम्हारी वेव जा रही है जेड एक्सिस के अलोंग, तो टाइम का और जेड का कोफिशिएंट चेक करो। टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव है, जेड का कोफिशिएंट, पोजीशन का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, यहीं पे अगर तुम्हारी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में के जेड प्लस ओमेगा टी आ रहा होता, के जेड प्लस ओमेगा टी आ रहा होता, दैट इज टाइम और पोजीशन के कोफिशिएंट सेम साइन के आ रहे होते, तो वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो वेव के एक्सप्रेशन में कोई एक्सप्रेशन आ गया वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो सबसे पहले तो देखो वेव के एक्सप्रेशन में, वेव के फंक्शन में x आ रहा है, तो वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग x एक्सिस। फिर चेक करो टाइम और पोजीशन के कोफिशिएंट, टाइम का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, टाइम और पोजीशन के कोफिशिएंट सेम साइन के आ रहे हैं, वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है ना अर्षिता, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, 11th की बातें रिवाइज करा रहा हूँ, ये सेम चीजें तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी काम आने वाली है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, वो टाइम वेरिंग एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। रियलाइज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर गोइंग टू बी इन सेम फेज। देख लो दोनों के फेज एंगल सेम है, देख रहे हो, दोनों के साइन फंक्शन के अंदर आने वाले एंगल क्या बोलते हैं इनको हम, फेज एंगल। फेज एंगल दोनों के क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन सेम फेज। देख लो डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी मैक्सिमम हुई तो ध्यान दो उस समय पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बिल्कुल एक जैसा है, बोथ आर इन सेम फेज, दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों के एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। ठीक है ना, और तुम्हें याद है किसी भी वेव की इक्वेशन में हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के जेड साइन के जेड माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस के जेड। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है हमारा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको बोल रहे हैं वेव वेक्टर या प्रोपोगेशन वेक्टर। ठीक है ना, हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स में के को क्या नाम दिया था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो के को प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर, जो भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देते रहते हैं। ठीक है, किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। और ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय टी, या फिर 2 पाई एफ, या फिर किसके बराबर हो जाएगा, वी इंटू के। इसमें वी क्या होता है, वी होता है वेव वेलोसिटी। ठीक है ना, मैकेनिकल वेव्स के अंदर 11th के अंदर पड़े फॉर्मूले हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाय टी, 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया तो 2 पाई एफ, या फिर तीसरा एक्सप्रेशन जो हमारे पास ओमेगा का होता है, वी इंटू के। ठीक है ना, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू के। याद आ रहा है क्या?
ठीक है ना, पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में, वही फॉर्मूले यहाँ पे भी सेम अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, ओमेगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू के। v क्या है यहाँ पे, वेव की वेलोसिटी। और अभी इस चैप्टर में हम कौन सी वेव डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी वैक्यूम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, c से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है सबको। चलो, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, ये तो पहला पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन हमें किससे मिलेगा, ई क्रॉस बी से। काम की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की वेलोसिटी, इन तीनों में से किसी भी दो के तुम्हें डायरेक्शन पता है, तो इस मेरे रिजल्ट से तुम किसी भी तीसरी क्वांटिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है ना, ई क्रॉस बी क्या प्रोवाइड करेगा हमें, वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन और वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन, इन तीनों में से तुम्हें कोई भी दो पता है, कोई भी दो के डायरेक्शन पता है, तो तुम तीसरी क्वांटिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी के में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है और इसका डेरिवेशन नहीं बता रखा, कहते हैं दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। तो ठीक है, हम लोग भी ज़्यादा डिटेल में जाने के मूड में नहीं है, बस इसमें रिजल्ट बता रखा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो लाइट वेव्स हो, चाहे वो तुम्हारी रेडियो वेव्स हो, तुम्हारी चाहे इंफ्रारेड रेज हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी वैक्यूम में क्या होती है, c, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ठीक है, ये रिलेशन बता रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वैक्यूम में क्या होगी, 1/√μ0 ε0, दैट इज μ0 इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और तुम गैस करो, तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करते करते कभी किसी मीडियम में चली गई, किसी मीडियम में चली गई, उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो मेरी बात समझो, 1/√μ ऑफ दैट मीडियम इंटू एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें किसी भी मीडियम में, तो वेलोसिटी क्या होगी, 1/रूट परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो वैक्यूम की बात चल रही है, तो वैक्यूम की परमिबिलिटी, वैक्यूम की परमिटिविटी। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चली गई है, तो उस मीडियम की परमिबिलिटी, उस मीडियम की परमिटिविटी की हेल्प से तुम वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम निकाल लोगे। क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो ये पास्ट में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एग्जाम्स के अंदर। 1/रूट परमेबिलिटी इंटू परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ठीक है ना, तो 1/√μ0 ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब कोई परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा है, फिर परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेके इन्वर्स कर रहा है, इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद देखते ही याद आना चाहिए, दिस इज velocity of electromagnetic waves in vacuum, और velocity का dimensional formula will be m0 l1 t minus। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फॉर्मूला ही बता रखा है हमारे एनसीईआरटी में, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो सीधा हम भी फॉर्मूला ही याद कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, डिपेंड अपॉन, ये फिर से 11th क्लास की बात है, रिकॉल करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन सोर्स। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स सोर्स, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन, हाँ यश बहुत बढ़िया, प्रिया किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स मीडियम, तो सेम कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगी, उस मीडियम की परमिबिलिटी और परमिटिविटी पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया सबको। ठीक है ना, कैसे डिपेंड करेगी वो फॉर्मूला हमें बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। नोट कर रहे हैं ना सारे पॉइंट साथ साथ, नोट कर रहे हैं, चलो ध्यान से देखो तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर से ये बोल देते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन से, लोग मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन, जो चार इक्वेशंस थी, उनको यूज करते हुए एक्सप्लेन किया
कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड बाय बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले मैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा था। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बी इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू बी नॉट कैसे रिलेट होंगे आपस में? तो बी नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय सी। और ध्यान दो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में है। ठीक है, तो ध्यान देना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी पीक की हाफ हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस समय तुम्हारे पीक की हाफ हो जाएगी। तो काम की बात, एट एनी टाइम टी मैग्नेटिक फील्ड बी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर टाइम पे ई है, तो बी विल बी इक्वल टू ई बाय सी। और फिर से तुम्हारा मीडियम, जिस मीडियम में जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, वो मीडियम तुम्हारा वैक्यूम नहीं कोई और हुआ, तो बी इज इक्वल टू ई बाय वी एम। ठीक है ना, वैक्यूम में बात चल रही है तो वैक्यूम की वेलोसिटी ले रहे हो, किसी मीडियम में होंगे, जो तुम पोजीशन ले रहे हो, जिस पोजीशन पे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस कर रहे हो, वो पोजीशन किसी और मीडियम में है, वैक्यूम में नहीं है, तो उस मीडियम के अंदर तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी लोगे। क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी, फिर से कहाँ से आया? एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। मैक्सवेल ने निकाला, कैसे निकाला वो सब नहीं बता रखा। और ध्यान दो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं तुम्हें बात रियलाइज कराता हूँ, मेरी बात को ध्यान से फॉलो करो। हमारा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में बता रखे हैं, आते कहाँ से हैं वो बताते ही नहीं। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर ये बताते नहीं है तब भी तुम अपने आप निकाल सकते हो, अपने आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ वैभव, कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। याद है डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग 11th क्लास में करते थे, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन पढ़ते थे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है उससे फॉर्मूले में आने वाले, मल्टीप्लिकेशन में आने वाले डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। याद है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम 2 पाई रूट एल बाई जी लिख दूं, पाई रूट एल बाई जी लिख दूं, या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम सिंपली रूट एल बाई जी लिख दूं, डायमेंशनली तीनों सही है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी को एम वी स्क्वायर लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी को 2 mv स्क्वायर लिख दूं, तीनों डायमेंशनली करेक्ट है। तो एम वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 आएगा, हाफ आएगा या 1 आएगा, वो डायमेंशनल एनालिसिस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का फायदा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आने वाले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होते हैं। तुम जितने भी फॉर्मूले यहाँ देखोगे, मैक्सिमम फॉर्मूलों के अंदर तुम रियलाइज करोगे कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम फॉर्मूला डिराइव करने में के लेते हैं, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केसेस के अंदर 1 ही आ रहा होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की हमें टेंशन ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस से बड़े इजीली डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो याद करो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होना चार्ज क्यूई, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यूई, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यूवीबी। तो ध्यान दो, डायमेंशनली दिमाग लगा रहा हूँ, जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू इंटू ई का, वही डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू वी बी का। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू वी इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, डायमेंशनली देखो तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई बाई वी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई बाई वी, और वी किसका? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जिसको फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है 10 सेकंड लगेंगे डिराइव करने में, कर लोगे डिराइव। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, दोनों फोर्स हैं, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो डायमेंशनली क्यू ई का डायमेंशन इज इक्वल टू क्यू वी बी का डायमेंशन, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू वी बी, बी इज इक्वल टू ई बाई वी। डन है, क्लियर हो गया? जिसको फॉर्मूला याद रहता है बहुत बढ़िया, कभी भूल जाओ एग्जाम में तो डायमेंशनली डिराइव कर लेना। ठीक है, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को तुम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हो, उसका ये रिलेशन हमने पता होना चाहिए। याद रख सकते हो याद रखो, नहीं याद रखते डिराइव कर लो। नेक्स्ट, ये पॉइंट, चौथा पॉइंट सबको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑक्सिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस दैट इज
फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट कराने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हम सबको पता है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है ना, हमारी सन से आने वाली लाइट रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से अर्थ तक पहुंच रही हैं, रास्ते में वैक्यूम वाला रीजन आ रहा है उनको भी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ठीक है, वो सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं। उनको प्रोपोगेट कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चौथी प्रॉपर्टी क्लियर होगी सबको? नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है ना, तो 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सेकंड फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी से मिलेगा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती हैं उनकी वेलोसिटी 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विल बी रिलेटेड बाय E is equal to VB, B is equal to E by V, और obviously V velocity of electromagnetic wave in whatever medium we are taking our discussion। ठीक है ना, चलो। और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट हमने अभी क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, जस्ट लाइक मैकेनिकल वेव्स। ठीक है ना, मैकेनिकल वेव्स हम पढ़ते थे, वेव ट्रैवल कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। सेम कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी भी होती है, इनके पास मोमेंटम भी होता है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट प्रोपोगेट करती हैं तो ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफर करती है। चलो वो पहले एनर्जी वाली कहानी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने पास्ट में इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है, याद है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है, कैपेसिटर के अंदर हम लोग बात करते थे, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एनर्जी डेंसिटी होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे ही स्पेस में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेस में एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला B²/2μ0। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B²/2μ0। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, B²/2μ0 क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है? दोनों है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? दोनों की वजह से। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी B²/2μ0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसकी वजह से उसके पास नॉन जीरो। ठीक है, दैट इज उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो, इसी को समझाने के लिए इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को कि भाई एनर्जी और मोमेंटम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास होता है और वो जैसे जैसे वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोपोगेट होके जाती है तो वो एनर्जी का भी ट्रांसफर करती है, मोमेंटम का भी ट्रांसफर करती है। पढ़ते थे ना हम लोग वेव्स के अंदर 9th क्लास में, 11th क्लास में। वही सेम चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है, उसको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लोग कहते हैं लेट अस कंसिडर अ example of a charged particle lying in a space in which electromagnetic waves are existing। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, मान लो यहाँ पे स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग, और तुमने यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ला के रख दिया। मान लो वो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा देगी। चार्ज पार्टिकल मान लो स्टार्टिंग में स्टेशनरी है,
स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के वजह से राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। काम की बात मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अटेन कर लेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स लग जाएगा, जिसकी वजह से ये पाथ से डेविएट होने लगे। चला दिमाग चला। क्रॉस फील्ड याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम क्रॉस फील्ड बोलते थे, और क्रॉस फील्ड के अंदर मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है। क्रॉस फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स बैलेंस हो जाएं तो स्ट्रेट लाइन, और बैलेंस नहीं हो तो साइक्लॉइड। आ रहा है, याद आ रहा है? खैर अभी एग्जांपल में चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से इनिशियली बैलेंस नहीं हुआ, तो पूरे रास्ते बैलेंस नहीं होने वाला, पाथ कैसा फॉलो करने वाला? साइक्लॉइड। काम की बात, चार्ज पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आने पे वो साइक्लॉइड पाथ में मूव करने लग गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई, किसने दी? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने तो दी उसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, रास्ते में आने वाले चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के उनको एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर रही हैं। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया? तो as electromagnetic waves propagate in a medium, they transfer energy as well as momentum, just like other waves. फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो एक बात मैं तुम्हें और रियलाइज कराता हूँ, ध्यान दो। अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया था स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड बाय रिलेशन E इज इक्वल टू वी बी। वही फोर्स वाली कहानी, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू से क्यू मैंने कैंसिल कर दिया था, तो मैंने कहा था डायमेंशनली ई और वी बी बराबर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का फायदा, जो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है वही हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स को हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो इसी बात को दिमाग में रखते हुए, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? सी इंटू बी, ठीक है ना? क्या आ गया अपने पास? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। सी किसके बराबर होता है? 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? हाफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया? बी स्क्वायर। नोटिस करो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आ गया? ध्यान से देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट दोनों बराबर हैं। इस पूरे डिस्कशन से मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उतनी ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्स है, स्पेस में किसी पॉइंट पे तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्स है, तो उस एक्स में से x/2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी और बाकी x/2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बट जस्ट नाउ आई मेड यू रियलाइज कि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो मैं एनर्जी डेंसिटी लिखने के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 2 भी कर सकता था,
या मैं एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखने के लिए b²/2 म्यू नॉट इंटू 2 भी कर सकता हूँ। आया क्या समझ? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी डेंसिटी है, हाफ इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर हाफ इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आगे न्यूमेरिकल में जाके काम आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ। नोट कर ली कैलकुलेशन? नोट कर लिया। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैसे प्रूव किया मैंने? b²/2 म्यू नॉट के बराबर। चलो, एनसीईआरटी के डिस्कशन में दिया हुआ लास्ट पॉइंट। ठीक है, हालांकि और भी पॉइंट्स को आगे न्यूमेरिकल्स में यूज कर जाता है, बट उसके थ्योरी के अंदर जो हमें आखिरी पॉइंट दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर्टिकल के अंदर, उस लास्ट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम, इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी, मान लो मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज दी हाई इंटेंसिटी की, तो ये जो प्लेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है, मोमेंटम है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पे जाके टकराएंगी, वो इसको कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी। ठीक है ना, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी, इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी, प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे। यहाँ पे उसी प्रेशर की बात करने जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज मोमेंटम, इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ surface in a time is u, then magnitude of total momentum delivered to this surface for complete absorption is u by c। तुम्हारे पास जो रेडिएशन आ रहे हैं, इन रेडिएशन की एनर्जी u है, और ऑब्वियसली रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड c है। तो जब ये रेडिएशन जाके सरफेस पे टकराएंगे और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? दैट प्रेशर एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू u by c। तो चलो, अब ये प्रेशर एक्सर्टेड u by c, इन्होंने तो फॉर्मूला बता दिया। तुम्हें फॉर्मूला याद रहता है, बहुत बढ़िया। नहीं याद रहता है, तुम खुद डिराइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ध्यान से देखो। एनर्जी, एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी को लिख सकता हूँ मैं वर्क, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ मैं? वर्क, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो चलो ध्यान से देखो, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? डायमेंशनली देखते जाओ। तो डायमेंशनली देखे तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होगा? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू यू अपॉन एस बाई टी। एस बाई टी क्या बन जाएगा? वी। कैसे निकाल दिया? समझ में आया? तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है, बहुत बढ़िया। नहीं याद रहता तो भी तुम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो। तो क्या कह रहे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेडिएशन आए, तुम्हारे सरफेस पे टकराए और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए, तो रेडिएशंस की वजह से इस सरफेस को कितना मोमेंटम मिलेगा, इस पे कितना इम्पल्स लगेगा? दैट इम्पल्स, दैट मोमेंटम ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू यू बाई सी। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे निकाला? फिर से देखो, मैंने क्या किया? एनर्जी ऑफ रेडिएशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो एनर्जी को मैंने क्या दे दिया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर। तो फोर्स मेरा किसके बराबर हो गया? एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। फिर मुझे क्वेश्चन में मोमेंटम की बात करी जा रही थी, मुझसे मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम डिलीवर्ड पूछा जा रहा था, तो हमने लिख दिया फोर्स को मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो मोमेंटम आ गया मेरे पास एनर्जी अपॉन डिनोमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेव की वेलोसिटी। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सी। आया रिजल्ट? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? और ऐसे अगर मैं प्रेशर की बात करूं, क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कशन में तुम्हें दे रहा था, देखो प्रेशर भी एक्सर्ट होता है, पर वो प्रेशर का एक्सप्रेशन हमें थ्योरी में दे नहीं रखा।
चलो उसको भी निकालने की कोशिश करें। प्रेशर निकालने के लिए क्या रिलेशन लेना पड़ेगा उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल ही चुके थे, किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और अब ध्यान से देखो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आसान करता हूँ, एरिया को लिख देता हूँ मैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम, सी इनटू टी, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? पावर, पावर अपॉन एरिया क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी याद है सबको? इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय टाइम, पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी को। अगर मैं एनर्जी बाय टाइम को पावर से रिप्लेस कर दूं तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो समझ में आया। प्रेशर को मैं लिखा मैंने फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को मैंने लिख दिया एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया मैंने वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी, डिनोमिनेटर में क्या बच गया? सी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन क्या हो जाएगा? आई बाय सी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी बाय सी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तुम्हें क्वेश्चन में फॉर्मूला, कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें जरूरत पड़ रही है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूला तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा रखा, तुमने पहले नहीं सुना हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन यू बाय सी, प्रेशर ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन आई बाय सी। आए दोनों रिलेशन समझ में आए? मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन यू बाय सी, प्रेशर ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन टू अ सरफेस विल बी इक्वल टू आई बाय सी। और फिर से बात किसकी चल रही है? when radiations are completely absorbed by a surface, that is तुम्हारा जो सरफेस है वो कैसा है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। चलो मान लो तुम्हारा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, उस पर आने वाले रेडिएशन 100% रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 100% तुम्हारे जो रेडिएशन आ रहे हैं सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ प्रेशर कितना एक्सर्ट करते? सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करते? अगर ये रेडिएशन सरफेस पे आके टकरा के कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते? 2 टाइम्स आई बाय सी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? मोमेंटम की तरह सोचो, बॉल आई, मोमेंटम एम वी, टकराते रुक गई बॉल, वॉल पे टकराई और टकराते ही हिट करते ही रेस्ट पे आ गई, तो उसका मोमेंटम एम वी से 0, ठीक है। तो हमने वही वाले केस को लिया, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, मोमेंटम एम वी से 0 आ गया, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड विल बी यू बाय सी, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी आई बाय सी। पर यहीं पे अगर रेडिएशन टकरा के वापस से रिबाउंड हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, बॉल एम वी से आके एम वी से रिबाउंड हो गई, तो मोमेंटम प्लस एम वी से माइनस एम वी, कितना चेंज आ गया? 2 mv। तो obviously pressure is going to be, force is going to be 2 times, pressure exerted is going to be 2 times, momentum transfer to the plate surface will be also going to be 2 times। ऐसे तुम्हें दे रखा होता है surface is partially reflecting, 50% of the radiation is reflected, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे रेडिएशन आए, 50% एब्जॉर्ब हो गए, 50% रिफ्लेक्ट हो गए, तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस प्लेट विल बी, हाँ गरिमा बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स। मोमेंटम पहले एम वी, रिफ्लेक्शन के बाद एम वी बाई टू, काम की बात प्लस एम वी से माइनस एम वी बाई टू, मोमेंटम में चेंज 3/2 टाइम्स, 3 mv/2, 3/2 टाइम्स। तो जब मोमेंटम में चेंज 3/2 टाइम्स ऑफ एम वी हो गया,
तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड भी 3/2 टाइम्स ऑफ u by c, प्रेशर एक्सर्टेड इज गोइंग टू बी 3/2 टाइम्स ऑफ I by c। दिमाग लगा लोगे? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो चलो ये थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी। मैंने सारे पॉइंट जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं एक्सप्लेन कर दिए, उसके आगे की कहानियां भी तुम्हें बता दी। अभी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बता रखी है हमें 25 मेगाहर्ट्ज। ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी बता रखी है इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज अलोंग आई कैप, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी स्पेस में कोई पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रखी है 6.3 जे कैप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 6.3 है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे? फिर से क्यू ई डायमेंशनली याद करो, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल, डायमेंशनल से सही, ई इज इक्वल टू वी बाई बी। में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में बता रखी है 6.3। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगी हमारी 3 इंटू 10⁸। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 6.3/3 इंटू 10⁸। ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन पे दिमाग लगाओ, डायरेक्शन कैसे करोगे? ठीक है ना, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो चलो ध्यान से देखो, E क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ V। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है? हमें निकालना है। वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें पता है आई कैप, आई जे के, याद है? साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया आई जे के को मैंने। तो जे को मैं किसके साथ क्रॉस करूं कि मुझे प्लस आई कैप मिल जाए? जे क्रॉस के प्लस आई कैप। तो ऑब्वियसली इस ब्लैंक के अंदर क्या आने वाला है? समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। और इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाऊं तो साथ में क्या लिख दूंगा मैं? ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू वी इंटू बी वाले रिलेशन से मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी तो पता ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या रिजल्ट यूज कर लिया कि E क्रॉस B गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्वेश्चन में पता ही था, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे ही रखा था क्वेश्चन में, जे कैप। उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। आगे समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नोट किया सबने? ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8.2 है। क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें ब्रीफ में क्वेश्चन लिखवाई दिया। ये चीजें हमें गिवन थी। फाइंड क्या करना था हमें क्वेश्चन में? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो हमने निकाल दिया। क्या नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? चलो अगला एग्जांपल, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन ओमेगा, सॉरी, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी में के की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखो एक्सप्रेशन को, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। ठीक है ना, साइन फंक्शन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट,
साइन फंक्शन के अंदर x का कोफिशिएंट क्या देगा हमें, प्रोपोगेशन कांस्टेंट k, याद है के एक्स प्लस ओमेगा टी। के कितना दे दिया हमें, 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, और के एक्स प्लस ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट हमें क्या दे देगा, ओमेगा। ओमेगा कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही हैं इस इक्वेशन से। क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बतानी है। तो ध्यान दो, हमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट के पता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। और क्या पूछा है हमसे, वेव की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए किसकी हेल्प ले लें, ओमेगा की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। हाँ प्रथम, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा 1.5 इंटू 10⁻11। सब्स्टिट्यूट करके फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ए पार्ट तो आसान है, दिमाग लगाओ बी पार्ट पे। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें लिखने को बोल रहे हैं। तो चलो, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू कैसे निकालोगे। फिर से क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैं क्यू से क्यू कैंसिल, ई इज इक्वल टू वी बी। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸। मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻7। क्या आ गया, 3 इंटू 2 6, 10⁸8, 10⁻⁻7, 10, 60। इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू आ गई। और तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले रियलाइज कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज। याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज, दोनों के फेज एंगल सेम होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, 60। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। क्लियर हो गया। तो चलो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन में वेव की वेलोसिटी कौन से एक्सिस के अलोंग, वेव की वेलोसिटी देखो, वेव फंक्शन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर के एक्स प्लस ओमेगा टी, एक्स आ रहा है ना, तो इस समय समझ में आता है वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स और टी के कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के हैं, तो वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके अलोंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन से एक्सिस के अलोंग होगी। तो फिर से दिमाग लगाओ, E क्रॉस B विल प्रोवाइड अस V। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है J कैप, और वेलोसिटी आनी चाहिए हमारी माइनस आई कैप। ठीक है ना, तो फिर से चलो, I J K, तो डैश क्रॉस J शुड गिव माइनस आई, डैश डॉट J गिव अस माइनस आई, तो वो डैश में क्या आएगा, K कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके अलोंग है, Z एक्सिस के। आया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू में रिलेशन पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू निकाल ली, और फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज। तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग, वेव की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमने रियलाइज किया, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेरिएशन हमें मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर हो गया कैसे किया मैंने एनालाइज क्वेश्चन, समझ में आया सबको। क्लियर हो गया यहाँ तक।
डन है। चलो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी एक दो एग्जांपल और रह रहे हैं और कुछ छोटे मोटे थ्योरी के भी पॉइंट्स है, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।